हेलो साथियों, तो आज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न को। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न में हम देखते हैं कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का ही प्रश्न है। तो पहला में दिया हुआ है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो स्थानीय स्वशासन से एक और प्रश्न भी है, बीपीएससी का पीवाईक्यू देखिएगा आपको तो पता चलेगा। तो इसमें पहला जो है कि लॉर्ड रिपन ने 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन संस्थानों को वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रदान की है। तो ये कथन सही है कि लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय स्वशासन को जो है वो वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। दूसरा जो कथन है कि ब्रिटिश काल में नगरपालिकाओं का गठन मुख्यतः शहरी में सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए किया गया था। तो ये भी सही है कि ब्रिटिश काल में जो है नगरपालिका का गठन जो था वो शहरी क्षेत्र का सफाई स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए किया गया था। तो और तीसरा जैसे कथन है कि ब्रिटिश काल में नगरपालिका का गठन नहीं, यहाँ पे है तीसरा कथन कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय द्वैत शासन को लागू किया गया, परंतु स्वशासन को कोई लाभ नहीं मिला। लागू किया गया तो उसे लाभ मिला था, ये गलत है। एक दो कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि स्थानीय स्वशासन के विकास के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो स्थानीय स्वशासन देखते हैं कि जो है जेम्स चार्ल्स मेटकाफ जो स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव रखी है। तो नहीं, उन्होंने रुकिए, क्या है कि चार्ल्स मेटकाफ ने ग्रामीण स्वशासन को भारतीय लोकतांत्रिक की नींव रखी है। तो हाँ, ये सही है कि उन्होंने जो है लोकतांत्रिक की संस्थाओं को नींव रखी है, चार्ल्स मेटकाफ। आगे देखते हैं, 1882 के जो प्रस्ताव ने स्थानीय स्वशासन को गैर सरकारी समुदाय के निर्वाचन प्रणाली शुरू की है। तो हाँ, 1882 का जो प्रस्ताव था उसने स्थानीय संस्थानों को गैर सरकारी सदस्यों के निर्वाचन प्रणाली में शुरू किया है। तो ये कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तीसरी में कि ब्रिटिश काल में स्थानीय शासन को सैन्य प्रशासन का हिस्सा बनाया गया था। तो नहीं, ये गलत है कि ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन को कभी भी सैन्य प्रशासन जो है सैन्य प्रशासन का हिस्सा नहीं बनाया गया था। तो ये कथन गलत है। फिर 1919 के अधिनियम ने जो है स्थानीय शासन को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा है। तो ये भी कथन सही है। एक हस्तांतरित विषय होता था, आप जानते होंगे, दो विषय था, तो उसमें जो है स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में रखा गया है। एवोल्यूशन में भी आप देखेंगे कि रहता है हस्तांतरित और आरक्षित विषय। तो आगे देखते हैं कि ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन के विकास के संदर्भ में लिपिन प्रस्ताव किस वर्ष आया था। रिपन का एक प्रस्ताव आया था स्थानीय स्वशासन के संबंध में, उसके विकास में, वो 1882 में आया था। कब आया था? 1882। भी आंसर कर लेंगे 1882। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन के विकास का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था औपनिवेशिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना, ताकि सरकार के व्यय कम हो। स्थानीय स्वशासन से विकेंद्रीकरण ही था ना, कि सरकार के व्यय कम हो, सरकारों में जो है वो राज्य के लोग भी पार्टिसिपेट करें, वहाँ के स्थानीय लोग भी, यही स्थानीय शासन होता है। लॉर्ड रिपन देखेंगे, इसका मिलान करना है तो मिलान करेंगे। तो लॉर्ड रिपन का संबंध जो है वो 1882 के स्थानीय स्वशासन से है। तो ये सही है कि उसका जो संबंध है वो 1882 से है। चार्ल्स वुड देखेंगे, तो चार्ल्स वुड क्या है, तो चार्ल्स वुड जो है वो बंगाल चौकीदारी अधिनियम से संबंधित है। चार्ल्स वुड जो है वो बंगाल के चौकीदारी अधिनियम से संबंधित है। फिर तीसरा है कि सर विलियम मोर, तो ये जो है मद्रास के ग्राम पंचायत अधिनियम से संबंधित है, सर विलियम मोर। तो ये इसका आंसर इस प्रकार कर लेंगे, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ग्रेट गेम शब्द किसके बीच जो है भू राजनीतिक प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। तो ग्रेट गेम जो है वो ब्रिटेन और रूस के बीच, किसके बीच? ब्रिटेन और रूस के बीच। तो इसका आंसर बी कर लेंगे, ब्रिटेन और रूस के बीच जो है तो ग्रेट गेम है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि प्रथम अंग्रेज घटना अफगान युद्ध कब हुआ था। तो ये 1839 में हुआ है, प्रथम अफगान का जो घटना हुआ था। फिर आंडवू की संधि, तो आंडवू की संधि तो याद ही रहता है कि जो है यहाँ इसमें 1886 में हुआ। द्वितीय अंग्रेज अफगान युद्ध, तो ये 1878 में हुआ द्वितीय अफगान युद्ध। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है ये वाला है, कर लेंगे। आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे पहला कथन कि लॉर्ड वेलेजली ने अवरोधक राज्य की नीति अपनाई है। तो लॉर्ड वेलेजली ने जो है, इसमें से पूछना है कि उपरोक्त में से गलत कौन है वो बताना। तो इसमें जो गलत है उसको बताना है। तो लॉर्ड वेलेजली ने जो अवरोधक राज्य की नीति अपनाई है, ये कथन सही है कि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है अवरोधक नीति अपनाई गई थी। फिर है कि एंग्लो नेपाल युद्ध जो है वो
सॉरी 18 से 16 मतलब 1814 से 16 के बीच नेपाल ने अपनी ब्रिटिश विदेश नीति ब्रिटिशों को नियंत्रण में सौंप दी थी। ये कथन गलत है। आंगल यहाँ पे आंगल नेपाल युद्ध नहीं होता, आंगल वर्मा युद्ध होता है यहाँ पे, तब ऐसा होता। फिर आगे देखते हैं कि वर्मा का तीसरा युद्ध जो 1885 में ब्रिटेन मंडल पर कब्जा किया गया था, तो ये कथन सही है कि वर्मा का जो तीसरा युद्ध हुआ उसमें ब्रिटेन मंडल पर कथन जो है कब्जा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या है कि ब्रिटिश विदेश नीतियों के संदर्भ में लिखने में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें देखते हैं कि कौन से जो है सही नहीं, जबकि आंडवू की जो संधि है वो ब्रिटेन और वर्मा सहार सरकार में, ये बिल्कुल सही है। जैसे अभी हम लोग देखे भी तो नेपाल के साथ था, गलत था। आंडवू की संधि जो होती है वो वर्मा और ब्रिटिश सरकार के बीच में होती है। फिर गंडमक की संधि जो है याकूब खान और ब्रिटिश सरकार, ये भी सही है। गंडमक की संधि 1826 में होती है, तो याकूब खान और ब्रिटिश सरकार के बीच में है। आगे देखते हैं सवालों की संधि, तो तिब्बत के साथ और व्यापारिक समझौता, सवालों की संधि सही है। आगे देखते हैं कि लहासा की संधि नेपाल के साथ सीमा विवाद, तो ये गलत है। लहासा का संबंध नेपाल के साथ सीमा विवाद से नहीं है। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन से पढ़ेंगे, तो इसमें देखते हैं कि सही कथन का पहचान करना है। तो इसमें सही कथन देखते हैं कि जेम्स ऑगस्टिन हिकी ने 1780 में बंगाल में गजट प्रकाशित किया, जो कि भारत का पहला अंग्रेजी अखबार था। ये तो कथन बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन ने संवाद कुवेदी बांग्ला में और मिरात उल अखबार फारसी भाषा में लिखा है, तो ये भी कथन सही है। मिरात उल जो है वो फारसी में रहता है, संवाद कुमुदी वो बंगाल में लिखते हैं, वो बंगला में रहता है। आगे देखते हैं कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था। तो हाँ, जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो लॉर्ड रिपन ने लाया था, याद रखेंगे। सॉरी, लॉर्ड लिटन ने लाया था। रिपन का काल खत्म हो जाता है तो लिटन आते हैं, तो उन्होंने लिटन ने लाया था, ये ध्यान रखना, वर्नाकुलर लिटन। ठीक, आगे देखते हैं, इनका मिलान करना है, तो इसमें देखना है कि कौन से सही है, कितने युग्म सही है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे भारतीय शस्त्रागार अधिनियम, तो ये 1878 सही, रुकिएगा, नहीं, हाँ ये दोनों सही है। 1878 वर्नाकुलर प्रेस भी सही है। ये हंटर आयोग जो 1852 का नहीं है, हंटर आयोग 1817 या 1800 कुछ में है, पर 52 में नहीं है। फिर भारतीय विश्वविद्यालय जो है ये 1902 दिया गया है, तो 1902 में नहीं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 का है। तो इसमें सिर्फ दो ही युग्म सही है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम ये जो है 1878 का है, और वर्नाकुलर प्रेस भी 1878 लॉर्ड लिटन के कार्यकाल का है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी मैच करना है, तो मैच करेंगे। तो बंगाल टेंडेंसी एक्ट मतलब क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे तो लिखी दिया हुआ है, जैसे कि चार में जैसे कि ये लिखा हुआ है कि 1867 में जो है डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस हुआ था। क्या हुआ था? डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस हुआ था। फिर 1887 में, फिर 80 जो है 78 यानी कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ। सही है। फिर यहाँ पे जो है बंगाल टेंडेंसी एक्ट, ये सब के बाद आया है। बंगाल टेंडेंसी एक्ट 1900 के दशक में आया है। फिर यहाँ पे है कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस गुड अवध एक्ट, ये तो 1856 का है। तो इस तरह से इसको व्यवस्थित करना है, इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें से देखते हैं कि क्या बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है। तो गलत कथन की पहचान में देखते हैं, तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलियम्स ने किया है। हाँ, तो भगवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो चार्ल्स विल्किंसन ने किया है, तो ये सही है। विल्किंसन थोड़ा याद रखिएगा, विलियम में बोला जाता है, तो ये विल्किंसन जो है ये जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में। फिर कालिदास कृति अभिज्ञान शकुंतलम जो है का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया है। तो हाँ, ये भी कथन सही है कि जो कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम, उसका अनुवाद जो अंग्रेजी में किया है विलियम जोन्स ने किया है, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम जो पत्र है वो बंगाल गजट है, तो ये बंगाल गजट नहीं है भारतीयों द्वारा, वो भारतीयों द्वारा कुछ और था जो प्रकाशित किया गया था, बताऊंगी। फिर देखें क्या कि अरबी फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कलकत्ता मदरसों की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की है। हाँ, तो अरबी और फारसी की भाषा के अध्ययन हेतु जो है कलकत्ता मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने, ये तो बहुत ईजी है, पता ही रहता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या दस्तावेज लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल से जो है संबंधित नहीं है। तो देखते हैं, वोट चिपेस चार्ल्स वुड डिपेज, ये तो 1856 का, ये तो डलहौजी से संबंधित है ही। इंजीनियरिंग कॉलेज लुड़की, ये भी संबंधित है।
फिर ये क्या है, बैथुन स्कूल कोलकाता, ये भी संबंधित, कलकत्ता मद्रास ये वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है, इसीलिए उसका बी आंसर होगा। आगे देखिए, चार्ल्स वुड की शिक्षा 1854 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये बात सही है कि जो चार्ल्स वुड का नीति था उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। फिर ये हंटर आयोग, देखिए हंटर आयोग यहाँ पे मैंने जैसे बताया ही था कि हंटर आयोग जो है वो 1852 या 1882 के गठन के उद्देश्य से प्राथमिक और माध्यम शिक्षा के क्षेत्र की प्रगति के लिए था। आगे बनते हैं, सैंडलर आयोग 1919 के गठन के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों की समस्या का समाधान, तो ये भी याद रखिएगा। 1919 में जो 1917 है सैडलर आयोग, 1919 नहीं होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जैसे मुझे जहाँ तक बहुत याद है सैडलर आयोग से मैंने सब एक वीडियो में बनाया भी है। तो सैडलर आयोग 1917 का, इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की समस्या का समाधान करना था। फिर ये क्या है, हॉटरॉन्ग आयोग होता है जो कि 1929 के गठन है, उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को जो है मिडिल स्कूल तक पहुंचाना होता है, हॉटरॉन्ग आयोग का, जो कि 1929 का रहता है। तो ये चारों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, तो किसने कहा था कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम राष्ट्रीय शिक्षा के पीछे पीछे ले जाने के वाला अधिनियम है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि भारतीय जो विश्वविद्यालय अधिनियम है वो राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाएगा। ये वक्तव्य किनका है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले का है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें मिलान करना है तो केवल एक युग्म इसमें सही है, तो देखते हैं कौन वाला युग्म सही है। यही सही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, बाकी सब गलत है। जैसे कि यहाँ पे समाचार पत्रों को लॉर्ड रिपन नहीं, वो लॉर्ड मेडकाफ होते हैं, ये मेडकाफ, चार्ल्स मेडकाफ यहाँ पे होगा। वर्नाकुलर प्रेस को रद्द किया गया तो यहाँ पे होगा। और फिर समाचार पत्रों का अधिनियम ये यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह से सिर्फ एक ही कथन सही कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लाया गया। ये तो इसी था, पढ़ा हुआ रहता है। देखते हैं, इसको पढ़ते हैं कि क्या बताया गया। कि कथनों पर विचार करना है कि शिक्षा की समवर्ती सूची में शामिल करना, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पे की गई थी। तो ये कथन सही है, विश्वविद्यालय जो आयोग अनुदान बना था वो राधा कृष्णन की सिफारिश पे, राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पे बना था। फिर एक त्रिभाषीय फॉर्मूला का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से है, तो हाँ ये सही है। फिर है कि स्कूली शिक्षा में 12 वर्ष होनी चाहिए, सैडलर आयोग जो कि 1917 से 19 की प्रमुख सिफारिश है। स्कूली शिक्षा के लिए 12 वर्ष होना चाहिए, सैडलर आयोग जो होता है 1917 से 19 के बीच में इसका ये वक्तव्य रहता है। तो इसमें सभी कथन जो है वो सही है। देखिए आपको कुछ ना कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो आपके एग्जाम में सचमुच हेल्प करेगा। तो आगे देखते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा भारतीय समाज को कैसे प्रभावित करती है। तो पाश्चात्य शिक्षा जो है वो भारतीय समाज को आधुनिक विचारों को जो है वो बढ़ाकर जो है वो पाश्चात्य शिक्षा जो है भारतीय समाज के प्रभावित करती है, समाज को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश जो है ब्रिटिश अकाल नीतियों की असफलता का प्रमुख कारण अपर्याप्त राहत और खराब प्रबंधन है। तो सही है कि ब्रिटिश नीति क्यों, जो ब्रिटिश काल में अकाल पड़ा था उन लोग जो असफलता का था कि उन लोग अपर्याप्त राहत था और खराब उन लोग का प्रबंधन था। इसीलिए बंगाल अकाल जो है 1942-43 में हुआ, ये सही है। लॉर्ड लेंथको के शासनकाल में हुआ, ये भी सही है। आगे देखते हैं, अकाल संहिता 1880 लागू किया गया, ये भी सही है। फिर रिचर्ड स्ट्रेची, जेम्स लायन, एंथनी मैकडोनाल्ड, सर चर्चवुड का संबंध अकाल आयोग से है, तो ये भी सही है, सभी कथन सही है। आपको पता नहीं, पर मैंने जहाँ तक पढ़ा तो मुझे जो सही लगता है और इसमें जो सही है वो मैं बताती हूँ। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा साथियों। और ये मेरा जो करंट अफेयर आ रहा है शॉर्ट में, उसको देखना मत भूलिए, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते कि निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित नहीं है। तो ये जो अधिनियम है वो रोलेक्ट एक्ट संविधान का विकास से संबंधित नहीं है। बाकी जो है जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें भी संविधान की बातों में, फिट इंडिया एक्ट ये भी हमारे देश की नीति निर्धारण के लिए आया था, चार्टर एक्ट इसमें भी नीति थी। पर ये रोलेक्ट एक्ट कोई भी उसमें संवैधानिक प्रावधान नहीं था, वो तो ना दलील ना अपील ना वकील वाला बात था रोलेक्ट एक्ट में। आगे बढ़ते, रेगुलेटिंग एक्ट 1873 का उद्देश्य क्या था। तो रेगुलेटिंग 1873 का जो उद्देश्य था वो कंपनी प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना था। क्या था कि कंपनी के जो प्रशासन है उस पर ब्रिटिशों का नियंत्रण हो, वो उसका उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। कभी बोलने में मिस्टेक कर जाती हैं तो माफ़ी चाहूँगी। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट तो 1773 का है, ईस्ट इंडिया 84 का है, चार्टर एक्ट 1813 का, गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट 1858, ये तो सीधा सीधा मिला हुआ है, तो ये इसका आंसर कर लेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 का हिस्सा नहीं था।
तो देख लेते हैं कि 84 का हिस्सा नहीं था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 84 में हुई है। दोहरी शासन 84 यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट से 1784 में हुई है। गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि हुआ, तो ये भी सही है। शिक्षा के लिए 1 लाख, ये गलत प्रावधान है। शिक्षा के लिए 1 लाख इसमें नहीं दिया था। जो 1813 एक्ट था उसमें जो है उसमें 1 लाख दिया गया था। क्या बोलते हैं, मैकाले ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1813 का सामाजिक प्रभाव क्या था? तो 1813 का चार्टर एक्ट का सामाजिक प्रभाव क्या था कि पश्चिमी शिक्षा और मिशनरी गतिविधियों का प्रसार हुआ था। इसने पहले ईसाई भी 1813 के चार्टर एक्ट में ही है, उसका वर्णन आप देखेंगे। फिर एक रेगुलेटिव एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो ये सही है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। चार्टर एक्ट 1833 भारतीयों को सरकारी नौकरियों का प्रावधान, ये भी सही है कि उसमें सरकारी नौकरियों का प्रावधान किया गया था। आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का जो है पद सृजन किया गया था भारतीयों के लिए, जिसमें भारतीय सचिव की बात की गई थी, जो कि 1858 का एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में भारतीय सचिव की बात की गई थी। तो ये कथन सही है। आप मेरा एक्ट वाला भी वीडियो होगा तो आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा जो चार्टर एक्ट है 1833 का प्रावधान है? तो 1833 का प्रावधान में हम देखेंगे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की जो है एकाधिकार की जो है समाप्ति की गई थी। पूछा जाता है कि कौन सा जो चार्टर एक्ट है पुनः कंपनी के अधिकार को समाप्त कर देती है, तो 1833 का है। तो वही चीज़ यहाँ पे उलट कर लिखा हुआ, उल्टा करके पूछा हुआ है। फिर कि कौन सा जो चार्टर एक्ट है 1833 का प्रावधान नहीं है? तो इसमें जो है गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल को इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया था 1833 में, सही है। कानून आयोग बनाया गया था, सही है। और फिर जो है अलग निर्वाचन मंडल नहीं, ये तो नहीं हुआ था अलग निर्वाचन मंडल। आगे देखते हैं कि भारतीयों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान 1833, तो ये भी सही है। इसकी सी जो है गलत है, अलग निर्वाचन मंडल ऐसा कुछ नहीं था। 1833 का चार्टर एक्ट बोलिएगा तो मैं सारा डिटेल वाइज आपको पढ़ा दूंगी। फिर देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 क्या है? भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में आपको सही कथन को पहचानना है। तो क्राउन का शासन की स्थापना थी, बिल्कुल सही है। फिर है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की नियुक्ति, ये भी सही है। फिर क्या बोला है कि इंडिया ईस्ट कंपनी का अंत हो गया था, ये भी सही है 1858 से। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत नहीं, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत इसमें नहीं है। पोर्टफोलियो सिस्टम की जो शुरुआत है वो 1909 की जो एक्ट है ना उससे हुआ है। तो ये क्राउन का जो सही है, सिक्योरिटी सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत सही है, तीनों सही है, पोर्टफोलियो सही नहीं है। आगे देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में देखते हैं। तो देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत तो हाँ 1861 में हुई है। इसका जो 1861 में शुरुआत होगी पर जो सही प्रयोग है 1909 के अधिनियम में हुआ है। ये चीज़ कहने का मेरा मतलब है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता न्यायालय की स्थापना की गई है 1861 से, तो सही है। भारतीयों को विधायी भागीदारी दी गई है, तो ये भी सही है। मैं भी आप तरह की स्टूडेंट ही हूँ, कभी कभी कुछ चीज़ों को भूल जाती हूँ या ठीक से याद नहीं रख पाती हूँ, तो वही चीज़ है। तो याद रखिएगा पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 सही है, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता सही है, भारतीय विधायी भागीदारी ये सब 1861 के अधिनियम का प्रावधान है। आगे देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1800 जो अधिनियम 1892 की जो एक कौन सा एक प्रावधान नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 16 निर्धारित की गई। हाँ ये सही है, तो लूसेंट में ही लिखा हुआ, पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। फिर कि इस अधिनियम के माध्यम से प्रथम बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया, नहीं इसमें नहीं किया गया था प्रथम बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग। आगे देखते हैं इस अधिनियम में बजट पर विचार, हाँ ये बिल्कुल सही है, बजट पर विचार के लिए है। फिर सार्वजनिक हित में 6 दिन के पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार, बिल्कुल है, आप वेबसाइट में ही पढ़ लीजिए। और ये गलत है कि निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आगे देखते हैं और भी जो है 1909, यहाँ पे देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें से सही विकल्प का जो है चयन करना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस अधिनियम द्वारा जो है सांप्रदायिकता के आधार पर प्रथम बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, तो ये कथन सही है। फिर आगे बढ़ते हैं कि बजट पर बहस के साथ एक पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 में है। ये भी सही है कि 1909 का जो अधिनियम है उसमें बजट पर एक पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था।
महात्मा गांधी ने इसे नशा करने वाला एक्ट कहा है? बिल्कुल कहा है महात्मा गांधी ने 1900 को। और सबसे छोटा एक्ट भी यही होता है, इसको भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस एक्ट के प्रावधानों के हितैषी निर्गुंसतावाद की संज्ञा है, सही है। इसमें निर्गुंस हो गए थे। जब पृथक निर्वाचन की बात की गई थी तो निर्गुंसता के भाव जो है इस अधिनियम में देखे गए थे। तो इस प्रकार जो है इसका 1, 2, 3, 4 जो भी है सब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसने कहा था कि भारत परिषद अधिनियम जो है 1909 में उभरते प्रजातंत्र की गला घोट दी? ये के मुंशी ने कहा था। 1909 के बारे में कहा है के मुंशी ने कि जो उभरता प्रजातंत्र था ना उसका गला घोट दिया। के मुंशी ने कहा है 1909 के भारत परिषद अधिनियम को किसने गला घोट दिया है? किसने कहा है? के मुंशी ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में किसको अस्पष्ट प्रभाषित किया गया है? तो इसमें जो है केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को जो है वो परिभाषित किया गया कि केंद्र सरकार में जो केंद्र या प्रांत में है उनकी सरकार की अधिकारिता क्या होगी, वो 1919 के अधिनियम से हमें मिलता है। तो इस प्रकार 20 का आंसर सही कर लेंगे। इसमें मिलान करना है, 1919 के बारे में बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस अधिनियम ने पहली बार जो उत्तरदायित्व शासन जैसे शब्द का प्रयोग किया था, सही है। उत्तरदायित्व शासन इसी ने ही सबसे पहले मांगा था 1919 के अधिनियम। दो सदनीय व्यवस्थापिका, हाँ सही है, 2 सदन में इसकी व्यवस्थापिका रहेगी। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, बिल्कुल सही है कि 1919 का जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है। प्रांतों में कार्यकारिणी में द्विविध शासन प्रणाली की शुरुआत, सही में। प्रांतों की जो कार्यकारिणी है उसमें द्विविध शासन की जो शुरुआत है वो 1919 का अधिनियम है। चारों कथन जो है वो सही है, टिक लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान नहीं करता है? तो देखते हैं कि 1935 का प्रावधान नहीं करता, तो प्रांतीय स्वतंत्रता उसमें थी, संघीय ढांचा था, रिजर्व बैंक की स्थापना आप जानते होंगे कि 1934 एक्ट आज ही सुबह करंट में मैंने पढ़ाया है, मेरा शॉर्ट वीडियो देखिए पता चलेगा। तो ये संविधान सभा के गठन के बाद जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार से उसका आंसर वही होगा, भारत का संविधान का गठन। थोड़ा सा नीचे करती हूँ, ऊपर चला गया है। आगे देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं कि भारत शासन जो अधिनियम था उसमें 14 भाग, 321 धारे, 10 अनुसूचियां का प्रस्ताव अभाव था, सही है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। जैसे 1919 में द्वैध शासन को प्रांतीय स्तर पर लागू किया गया था ना, 1935 का जो अधिनियम वो केंद्रीय स्तर पर लागू करता है द्वैध शासन को। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वतंत्रता की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम ने जो है प्रांतीय स्वतंत्रता यानी प्रांत में स्वतंत्रता की स्थापना, चारों सही है, बिल्कुल सटीक आंसर है चारों। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को जो है अलग किया गया था? तो भैया दीजिए 1935 का अधिनियम जो है वो मतलब वर्मा को अलग किया गया था उससे। फिर आगे देखते हैं, छोटा क्वेश्चन रहेगा तो फटाक से। क्रिप्स मिशन 1942 के संदर्भ उद्देश्य नहीं है। तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में क्या नहीं है? तो इसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई, युद्धों का सहयोग किया गया है, इसमें संविधान सभा का जो प्रस्ताव भी रखा गया है, पर इसमें जो है वो स्वतंत्रता जो है प्रांतीय स्वतंत्रता की बात नहीं की गई। तो इसका सी आंसर कर लेंगे कि क्रिप्स मिशन में प्रांतीय स्वतंत्रता की बात नहीं की है, जो कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। इसको थोड़ा सा मैच कर लेंगे, मिलान करना है सही सही। तो देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 क्या करता है? कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाता है, ये दीजिए। फिर 1935 क्या करता है? तो इससे रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1934 के एक्ट से। आगे देखते हैं भारत परिषद 1919 कैसे पार्लियामेंट सुधार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। फिर ये जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। ये बहुत इजी क्वेश्चन था और इसको जो आंसर है वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सारा खत्म हो गया है, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इसको भी अगर हम करना चाहें तो कर ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इतिहास इतिहास के किस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है? तो किस कालखंड को जो है वो प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है? तो पाषाणकालीन जो सभ्यता है वो प्रागैतिस प्रागैतिहासिक जो है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ तो मैं ऐसे बोल दूंगी, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो आप थोड़ा समझ जाइएगा। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो है वो पाषाणकालीन सभ्यता को रखा गया, यानी कि स्टोन एज सिविलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, माफी चाहूंगी थोड़ा तोतला जाती हूँ मैं। हस्त कुठार, विद्रानी, खंडक जैसे प्रमुख हथियार किस काल से संबंधित है? तो ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। हस्त कुठार ये सब। ये देखते हैं, सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला धातु तांबा है। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि 1882 में
सर्वप्रथम मानव जीवाश्म मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की स्थित खोज किसने की थी? तो अरुणा सोनाकिया ने जो है सोनकिया ने जो है वो उन्होंने खोज की थी मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, नवीनतम खोजों के आधार पर भारत में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोहरा देव जो है सबसे पहले कृषि, ये सब अब मिला है। आधुनिक बात की जा रही है, कब बात की जा रही है? आधुनिक। नवीनतम खोजों के आधार पर बात की जा रही है, सॉरी माफी चाहूंगी, नवीनतम खोजों के आधार पर बात की जा रही है कि प्राचीनतम साक्ष्य स्थल कहाँ है? तो लोहरा देव कहाँ है? तो यूपी में है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, भीमबेटका की खोज जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, किसने की है? तो विष्णु श्रीधर वा वान वानकनर जो है उन्होंने भीमबेटका की खोज की है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये सारण छपरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहिए क्या है? पहिए जो है, पहिए और कृषि के आविष्कारक किस काल में हुआ है? तो नवपाषाण काल में पहिया और कृषि आया है। भेद है फिर कि 1863 में सर्वप्रथम पुरातात्विक कलाकृति की खोज किसने की? कहाँ हुई है कलाकृति जो है ना, वो कहाँ खोजी गई? तो ये महदहा में, क्या महदहा में जो है खोजी गई है कलाकृति 1863 में। भारत का पूरा पाषाण काल अधिकांश औजार बने हुए थे। भारत में जो पूरा पाषाण काल में अधिकांश जो औजार बनते थे वो क्वार्टाजाइट से बनते थे। क्वार्टाजाइट से बनते थे। आगे चलते हैं, मध्यपाषाण पास मध्य मध्यपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये सूक्ष्म पाषाण काल औजारों का उपयोग करते थे। मध्यपाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण काल औजारों का उपयोग करते थे। आगे चलते हैं, तो देखेंगे भारत के किस शिलालेख से जो है सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत के किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से जो है सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं, किस एक सांस्कृतिक ने लोगों के सर्वप्रथम अपने मित्र भांडों को चित्रित किया है? तो ये ताम्रपाषाण काल लिपि है जिसने अपने मित्र भांडों को चित्रित किया है। ताम्रपाषाण काल याद रखना है। गर्त निवास पालतू कुत्ते मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये बुर्जहोम से। बुर्जहोम कश्मीर में जो गर्त निर्माण और पालतू कुत्तों के साथ मालिक को दफनाया जाना बुर्जहोम कश्मीर से मिला हुआ है। आगे देखते हैं, बृहद पाषाण काल स्मारक है, तो ये दक्षिण भारत के मृतकों को दफनाने का स्थल है। क्या है? दक्षिण भारत में जो मृतकों को दफनाया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे बृहद पाषाण स्मारक कार्य बोलते हैं। आगे देखते हैं, इसको मिलाना है तो इसको मिला लेंगे हम लोग, मिलाना है तो इसमें क्या दिक्कत है? तो देखिए, मिलाना में हम देखेंगे कि इमाम गांव तो क्या है? महाराष्ट्र में। नवता टोली तो मध्य में, यह पता ही है। ये गणेश्वर क्या है? गणेश्वर जो है वो यहाँ पश्चिम बंगाल है, इधर से पश्चिम से इधर बंगाल इधर आ गया है। तो गणेश्वर कहाँ है? तो गणेश्वर देखेंगे तो गणेश्वर जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। गणेश्वर राजस्थान में, और चंद्रकेतुनगढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। एक बार फिर बता देती हूँ, इमाम गांव महाराष्ट्र में याद रखिए, नवता टोली मध्य प्रदेश में याद रखिए, और गणेश्वर जो है उसको आप याद रखिए राजस्थान में, और ये चकेन चकेंदुगढ़ जो है वो पश्चिम बंगाल में। तो बस इतना ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, पाषाण काल के राख के टीले के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो पाषाण काल के जो राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो पिकली हल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? पिकली हल कर्नाटका में, ये ध्यान रखिएगा। और राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किसके? राख के टीले के, तो पिकली हल कर्नाटका में। आगे चलते हैं, मध्यकाल में पशुपालन के साक्ष्य जो है मध्यकाल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मध्यकाल में जो है आजमगढ़, जो कि पता है कहाँ है? आदमगढ़ है, सॉरी आजमगढ़ तो यूपी में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, और बागोर जो कि राजस्थान में है। दोनों में जो है हम लोग को क्या मिला है? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए मध्यपाषाण काल में। ये मध्यपाषाण काल में पशुपालन के जो है प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर जो है वहाँ मिले हैं, ध्यान रखना है। फिर मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो जौ उन्होंने सबसे पहले प्रयुक्त किया था। निम्नलिखित में से किसको जो है चैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण काल युग को कहा जाता है। फिर पूरा पाषाण के किस स्थल से जो है पूरा पाषाण के किस स्थल से अस्थि निर्मित मातृत्व देवी की प्रतिमा मिली है? तो ये हथनोरा से मिली है। मातृत्व देवी की कहाँ से प्रतिमा मिली है? हथनोरा से मिली। ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से हम लोग देखेंगे, पढ़ लेते हैं उपयुक्त में से
के आधार पर विकल्प है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि मेहरागढ़ जे पाषाण कालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये सही है। नवता टोली ये कर्नाटका में नहीं, नवता टोली उत्खनन संकलियन, क्या सही क्या गलत बताना है इसमें पता ही नहीं चल रहा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें बताना है कि असत्य कथन को पहचानना है। और सत्य कथन को पहचानेंगे, देखते हैं पहचानते हैं हम लोग असत्य कथन को कि ये जो है ये सही है कि नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जहोम गुरफाल गर्त निवासों के साक्ष्य है, ये सही है। और आगे देखते हैं एक ही कब्र से 3 कंकाल, ये भी है। बुर्जहोम में मानव संसाधन सर्फेक है। अगर कोई गलत है तो ये नवपाषाण कालीन स्थल ये राग कटीला ये संगम गलत है। अभी हम लोग देखे थे कहाँ था राग कटीला, कर्नाटका में था। आगे देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया गया है। तो जो ऐतिहासिक काल है उसमें किन्हें शामिल किया गया है, तो उसमें जो है पाषाण काल को नहीं, पाषाण काल को छोड़कर जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता उसे हम ऐतिहासिक में पूछा भी जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता किसमें, वो ऐतिहासिक काल में आता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे इसको मिलान करना है, तो मिलान तो कर लेंगे, ये तो बहुत स्थान है। जैसे लोथल आपको पता है हड़प्पा रावी नदी पे है, रोपड़ देखेंगे लोथल जो है भोगवा नदी पे है, और रोपड़ जो है सतलज पे है, धोलावीरा लूनी नदी पे है। तो इस तरह से मिलान कर लेना, आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, गुजरात में स्थित क्या बोला है, गुजरात में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल। तो गुजरात में कौन कौन से स्थित है वो बताना है। रंगपुर लोथल धोलावीरा ये सब गुजरात में स्थित है। फिर यहाँ पे जो सही नहीं है उसको बताना है। दैमावत महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा सही है। हुलास ये जो है हुलास उत्तर प्रदेश ये भी सही है। सुतगढ़ और पंजाब में नहीं, बलूचिस्तान में है, पश्चिमी पाक पंजाब में है। कालीबंगा और करीबंगा तो ये रंग धोलावीरा राखलदास लोथल है। मोहनजोदड़ो राखलदास है। कालीबंगा देखेंगे तो कालीबंगा ये होगा। धोलावीरा देखेंगे लोथल जेपी होता है, धोलावीरा यहाँ पे आनंद मन होगा। इस तरह से मिलान करना है। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल को सेतोई और मुंडक कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये सब तो बाकी सब प्रश्न हैं और बाकी खत्म ही है। तो ये साक्ष्य तो बहुत आसान है, कर सकते हैं आप। जुते हुए खोद कालीबंगा से मिले बंधग्रह तो लोथल में है। यहाँ पे सब टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है। हल का जो है बनमाली है, धोलावीरा का उन्नत जल प्रणाली, ये सब जानते होंगे, इजी सा क्वेश्चन है। इसमें से भी बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा को सही, हड़प्पा के मिट्टी बर्तन लाल रंग के सभी कथन सही है। तो ये जितना भी क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया। अगर अच्छा लगे और भी चाहिए तो मेरे पास बहुत पीडीएफ है जो कि आपको बहुत मदद करने वाला है। सारा मॉडर्न का पढ़ा दूंगी जिस भी सब्जेक्ट का। तो थैंक यू साथियों, अच्छा लगे जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा, मेरे शॉर्ट्स को ज़रूर देखिए, आपके एग्जाम को फोड़ डालेगा मेरा शॉर्ट्स। थैंक यू।